नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली पे चर्चा कर रहे थे। अब देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। जो राष्ट्रपति हैं इनकी कार्यपालिका शक्तियां क्या हैं, इस पे देखते हैं। तो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 यही कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। शक्ति यानी स्वयं एवं अधीनस्थों के माध्यम से राष्ट्रपति करेगा, यानी मंत्रि परिषद के माध्यम से अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह आर्टिकल 53 में कहा गया है। इसके बाद आर्टिकल 74 में अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रि परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए बताया गया कि मंत्रि परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, पीएम होगा। राष्ट्रपति को सलाह देगी। राष्ट्रपति मंत्रि परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति एक बार सलाह पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। यदि पुनर्विचार बाद सलाह आती है तो उसे मानना होगा, यह बाध्यकारी होगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो मंत्रि परिषद है, इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को ये मंत्रि परिषद सलाह देगी और इन्हीं की सलाह पर ही यह राष्ट्रपति कार्य करता है। कोई भी विचार हो, कोई भी प्रश्न हो, उसको एक बार राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन जब वह विचार पुनः आता है तो राष्ट्रपति को मानना होगा, यह बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यानी बहुमत दल के नेता को। बहुमत दल का जो नेता होगा उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका के कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। यानी भारत के जो कोई भी समस्त जो कार्यपालिका का कार्य है राष्ट्रपति के नाम पर ही चलेगी। भारत सरकार के सभी निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय होंगे। ऐसा कहा गया है कि जितने भी निर्णय होंगे भारत सरकार के राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, यानी ये राष्ट्रपति के निर्णय होंगे। अनुच्छेद 78 कहता है कि अनुच्छेद 78 यही कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से शासन विधि निर्माण संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से शासन विधि निर्माण संबंधी कोई भी जानकारी हो, इसे प्राप्त कर सकता है राष्ट्रपति, इसका अधिकार है। यह आर्टिकल 78 में कहा गया है। और राष्ट्रपति किसी विषय पर मंत्रि परिषद में चर्चा करने को कह सकता है कि हमें इस विषय पर चर्चा करनी है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराए। यानी इनका कर्तव्य होता है कि जो भी जानकारी राष्ट्रपति मांगता है आप उसको उपलब्ध कराइए। ये बात भी आर्टिकल 78 में 78 में कहा गया है। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां, जो राष्ट्रपति द्वारा जो विभिन्न पदों की नियुक्तियां की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, इसको देखते हैं कि राष्ट्रपति किन किन पदों की नियुक्तियां करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है आर्टिकल 75 के अनुसार, हमने ये भी बताया। जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। मंत्रि परिषद की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। जो ये मंत्रि परिषद है यह प्रसाद पर्यंत है राष्ट्रपति की। मंत्रि परिषद की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक, ये प्रसाद पर्यंत होंगे, यह राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति शपथ प्रसाद पर्यंत ये भी होता है। शपथ हो चाहे नियुक्ति हो महान्यायवादी की, इनकी भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG नियुक्त तथा शपथ भी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यूपीएससी की अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राजभाषा आयोग, विभिन्न आयोग के अध्यक्ष, इन लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो पद हैं, जो हैं इस पे देखते हैं। जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद हैं, जैसे संघ की परिषद, जो संघ की मंत्रि परिषद है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है पद है। संघ की मंत्रि परिषद, महान्यायवादी, राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक, ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद हैं। इसको कभी भी राष्ट्रपति वो कर सकता है, हटा सकता है इनको इनके पद से। संवैधानिक संस्थाएं जो राष्ट्रपति द्वारा गठित की जाती हैं, कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं जो राष्ट्रपति द्वारा इनका गठन किया जाता है, जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ओबीसी आयोग और वित्त आयोग आदि का गठन, जो संवैधानिक संस्था हैं, इनका गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। कुछ इनकी अन्य शक्तियां हैं, जैसे प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन करता है, या प्रशासकों की जो नियुक्तिकर्ता है उन्हीं के माध्यम से ही या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन करता है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की घोषणा एवं प्रशासन का कार्य भी देखता है राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय परिषद, केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहयोग, यानी इसका भी शक्तियां रखता है राष्ट्रपति। यूपीएससी के सदस्यों की जो संख्या है तथा सेवा शर्तें आदि का निर्धारण भी, इसका कार्य भी राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद इनकी कुछ सैन्य शक्तियां हैं, जैसे राष्ट्रपति मुख्य सेनापति है, थल सेना का, जल सेना का, वायु सेना का। इनकी अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, यानी तीनों सेनाओं का मुख्य सेनापति राष्ट्रपति होता है। युद्ध एवं शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है, यह भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा कि हमें युद्ध करना है कि नहीं करना है। युद्ध शांति की घोषणा भी, जो इनकी सैन्य शक्ति है, इसकी भी घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। कुछ राजनयिक शक्तियां सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सभी संधियां एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। राजदूतों, कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। विदेशी राजदूतों का स्वागत भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां देखा, तो अब देखते हैं राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियां हैं, इस पे भी चर्चा करते हैं। यह संसद के अंग के रूप में है। राष्ट्रपति जो विधायी शक्ति है, संसद के अंग के रूप में है। यह अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करना यानी प्रमुख विधायी शक्ति है, जो 123 अनुच्छेद में दिया गया है 123 में। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, संसद के अंग के रूप में है। संसद में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? यदि इसकी विधायी शक्तियां देखा जाए तो संसद में राष्ट्रपति की भूमिका, आर्टिकल 19 में संसद के बारे में बताया कि संसद किसे कहते हैं। आर्टिकल 79 में 79 में कहा गया है संसद 3 लोगों से मिलकर बनेगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। इन तीनों को मिलाकर ही संसद का गठन किया गया है, जो आर्टिकल 79 में दिया गया है। अब राष्ट्रपति का अभिभाषण एवं संदेश, आर्टिकल 86 कहता है
राष्ट्रपति संसद को संबोधित यानी अभिभाषण करता है, संबोधित करता है। किसी भी सदन को कभी भी कर सकता है और समेकित अधिवेशन के माध्यम से भी कर सकता है। आर्टिकल 86 कहता है कि राष्ट्रपति अभिभाषण करता है, संसद को संबोधित करता है, किसी भी सदन को, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, इनको संबोधित करता है, अभिभाषण देता है, कभी भी दे सकता है और समेकित अधिवेशन भी करा सकता है। 86 ये भी कहता है कि संदेश भेजता है, वह संदेश भेजता है। लंबित विधेयक के संबंध में, कोई विधेयक है जो लंबित पड़ा है, तो यदि देखता है कि विधेयक काफ़ी समय से लंबित पड़ा है, इस पर संदेश भेजता है, इसके ऊपर कार्यवाही की जाए। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण है एवं संदेश है आर्टिकल 86 में। कुछ विशेष अभिभाषण हैं जो आर्टिकल 87 में कहा गया है। आर्टिकल 87 में विशेष अभिभाषण दिया गया राष्ट्रपति का, जैसे लोकसभा के चुनाव के बाद प्रथम सत्र में, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में विशेष अभिभाषण देता है राष्ट्रपति, यह आर्टिकल 87 में कहा गया है। अभिभाषण मंत्रिपरिषद तैयार करती है, इसी को वह कहता है, बोलता है राष्ट्रपति। इसके बाद अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र बुलाना एवं सत्रावसान करना, यह आर्टिकल 85 में है। आर्टिकल 85 यही कहता है कि संसद का सत्र बुलाना एवं सत्रावसान करना, यानी राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत यानी बुला सकता है। भारत में 2 सत्र के मध्य 6 माह से अधिक अवकाश नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, आर्टिकल 85 कहता है, सत्रावसान करता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, यह 85 में तीनों बातों को कहा गया है। एक आर्टिकल है 331, लोकसभा एवं राज्यसभा में मनोनयन, यानी आर्टिकल 331 कहता है कि राष्ट्रपति को लगे कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है, तब 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। कि आर्टिकल जैसे 366 में एंग्लो इंडियन की परिभाषा दी गई है। एंग्लो इंडियन कौन होंगे? यानी वह भारत का नागरिक हो, उसके पिता या पितृकुल यूरोपीय हो, माता मातृकुल यानी भारतीय हो, इन्हीं को ही एंग्लो इंडियन कहा गया है। यदि इसको लगे एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है, तो वह 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति को लगे एंग्लो इंडियन इसमें नहीं है तब। लेकिन एक संविधान संशोधन होता है, 104वां संविधान संशोधन होता है सन 2020 में। एंग्लो इंडियन का आरक्षण आगे नहीं बढ़ाया गया, यानी इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आर्टिकल 80 में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यानी राष्ट्रपति साहित्य क्षेत्र से, कला क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से, समाज सेवा क्षेत्र से आदि क्षेत्रों से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सभी क्षेत्र से बराबर चाहे हों, चाहे एक ही क्षेत्र से हों, चाहे 2 क्षेत्रों से, यानी 12 सदस्यों का ये मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। एक आर्टिकल है 108, अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, यानी संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुला सकता है लोकसभा तथा राज्यसभा की। यह साधारण विधेयक के मतभेद पर, यदि साधारण विधेयक का मतभेद हो गया साधारण विधेयक में, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद यानी लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसके बाद विधि निर्माण में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, इसको देखते हैं कि विधि निर्माण में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। जैसे कोई है विधेयक, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित है। यदि कोई विधेयक है, एक विधेयक है राज्यसभा और लोकसभा दोनों से यदि पारित है,
यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। यानी कोई विधेयक पारित होता है दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा से, यदि जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है तुरंत यह अधिनियम बन जाता है। विधेयक स्वीकृति से संबंधित शक्तियां आर्टिकल 111 में दी गई हैं। ये आर्टिकल 111 है, इसमें विधेयक जो है इसकी स्वीकृति से संबंधित कुछ शक्तियां हैं। जैसे इनकी शक्तियां काफ़ी हैं, जैसे यह विधेयक को स्वीकार कर सकता है, यानी स्वीकार करना, अस्वीकार करना, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। लेकिन यदि पुनर्विचार के बाद पारित होकर पुनः विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। यानी कोई विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति से पहले राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने उसे पारित कर दिया है, यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है तो वह अधिनियम बन जाता है। यदि हस्ताक्षर नहीं करता है, अस्वीकार कर देता है या स्वीकार कर देता है या पुनर्विचार कर देता है, यदि लेकिन जैसे उन्होंने पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं राज्यसभा और लोकसभा के पास, यदि फिर से दोबारा दोनों ने पारित करके भेज दिया है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। ये आर्टिकल 111 में कहा गया है। एक आर्टिकल आता है 200, इसमें राज्यपाल विधानमंडल के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। यानी विधानमंडल का कोई विधेयक है तो राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल उसे आरक्षित करेगा, यह आर्टिकल 200 में कहा गया है, कर सकता है। आर्टिकल 201 में कहा गया कि राष्ट्रपति के पास में उस विधेयक के लिए उपरोक्त 3 शक्तियां हैं जो ऊपर दी गई हैं। स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है तथा पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं। लेकिन यदि राज्य का विधेयक पुनर्विचार के बाद पुनः राष्ट्रपति के पास आता है तो स्वीकृति बाध्यकारी नहीं है, जबकि जो संघ का है यानी जो लोकसभा राज्यसभा का विधेयक है, यदि पुनर्विचार के लिए भेजता है तो पुनर्विचार के बाद बाध्यकारी है। लेकिन जो राज्य का विधेयक है, केंद्र के विधेयक के नहीं, राज्य का यदि विधेयक है, यदि इस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है तो पुनः जो विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो इसे स्वीकृति के लिए यह बाध्यकारी नहीं है। इसको ध्यान से दोस्तों समझ लेना। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से रखे जाने वाले कुछ विधेयक हैं, जो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही रखे जाने वाले विधेयक हैं। जैसे भारत की संचित निधि से खर्च करने वाले विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक, ये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से रखे जाने वाले विधेयक हैं। कुछ निम्नलिखित रिपोर्ट हैं जो राष्ट्रपति संसद में रखता है, कुछ निम्नलिखित रिपोर्ट हैं। जैसे चुनाव आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, वित्त आयोग, सीएजी की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट, बजट रिपोर्ट आदि का रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति संसद में रखता है। तो हमने देखा दोस्तों ये सभी। इसके बाद दोस्तों मिलते हैं बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।